हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट कवर नहीं किया है तो आप चैनल पे अपलोड की गई वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इट वुड टेक यू नॉट मोर देन अ डे। एक दिन में आप वो वीडियोस देखिए, उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं, एमसीक्यूज प्रीलिम से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड, जैसे भी आपको आंसर्स पे डिराइव करना है, जो क्वेश्चंस उसमें मेंशन है वो सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किया गया है। एटलीस्ट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर की गई है। यू कैन कंसिडर giving those videos a watch. I would link them in the I button. और साथ ही में अगर आपने पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है फरवरी मंथ की, तो वो भी मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। और साथ ही में अगर आप विजन आईएएस के किसी भी मंथ की मैगजीन से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी सेक्शन हो या फिर इकोनॉमी सेक्शन हो, तो अगस्त मंथ ऑनवर्ड्स हमने अभी तक की सारी मैगजीन्स कवर की हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए। So you can consider giving those videos to a watch. Okay, and please share about this initiative with your friends, anybody whom you believe could be benefiting from this particular initiative. Please share it with others. ऑलराइट, एक और चीज़ देखिए, इससे पहले कि हम शुरू करें आज की वीडियो में हमें बहुत सारी इकोनॉमी डिस्कस करनी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सो बी वेरी पेशेंट, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करके एकदम वीडियो को सुनने बैठिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से कहीं और पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटीमिडेटिंग लगेगी, स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, इकोनॉमी ये सब काफ़ी डॉन्टिंग लगता है आपको। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कहीं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, कहीं चीज़ें उसमें से फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो हम जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है वो फिल्टर करके समझने की कोशिश भी करेंगे। ऑलराइट, तो पहला जो आर्टिकल है वो द हिंदू का एक आर्टिकल है। इट इज नथिंग बट एन इलैबोरेशन ऑन द थंबनेल यू जस्ट सॉ। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। अब देखिए, मैं इससे पहले कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है इसकी कर्सरी रीडिंग दें, उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग पे डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आएगा आपके इस बार के प्रीलिम्स या मेंस में। ओके, क्योंकि स्पेशली मेन से रिलेटेड इतना बड़ा टॉपिक क्यों है ये? क्योंकि बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग है ना। जीएसटी, एक जीएसटी का भी एक फोरम बना हुआ है जिसमें मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उसको हेड कर रहे हैं, टास्क फोर्स को। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग के पोटेंशियल को कर्ब कर देंगे अगर और टैक्सेशन लगेगी, तो ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ऑनलाइन, और साथ ही में आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि इंडिया को ऑनलाइन गेमिंग का हब बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। हमारी खुद की इंडिजिनस गेम्स हैं जैसे छोटा भीम, और ये बाकी अगर हम बात करें, या फिर हमारे जैसे एक अक्षय कुमार ने जो एक्टर हैं उन्होंने एक ऑनलाइन गेम बनाई थी इस तरह से। फिर उसके बाद लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, बेटिंग, गैम्बलिंग, या फिर जिस वेजरिंग इन्वॉल्व है। वेजरिंग का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी आउटकम जो होने वाला है उसको गेस करते हैं कि अच्छा आज ये जीतेगा, ये वेजरिंग होता है ना, पैसे रख के बेसिकली। तो इस तरह के कंसर्न्स भी आ जाते हैं। साथ ही में एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है मेंटल हेल्थ का बच्चों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी गेमिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से पिछले 3 से 4 सालों में हमने कुछ ऐसी गेम्स आती हुई देखी हैं जिससे बच्चों को काफ़ी एडिक्शन या सुसाइड और ये सब भी हमने काफ़ी देखा है। तो एक मेंटल हेल्थ का भी पर्सपेक्टिव यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये सारे कंसर्न्स ओवरऑल, ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और साथ ही में अगर कोई मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आता है और उसमें सरकार क्या क्या कर रही है, ऑफ कोर्स आप उसमें बहुत सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। मेंटल हेल्थ पे एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके इस बार के मेंस में।
आप उसमें नीम हंस ऐप और बहुत सारे मानस ऐप, नीम हंस, है ना, और भी जो भी मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी आई है, पहली बार हमें एक मेंटल हेल्थ फुल फ्लेज्ड स्ट्रैटेजी मिली है 2022 में, है ना, तो उसके बारे में लिखेंगे। मेंटल हेल्थ एक्ट एग्जिस्ट करता है, आप उसके बारे में लिखेंगे। तो ये सारे स्टेप्स के साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग जो चिल्ड्रन एडिक्शन लीड करती हैं उनको बैन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है। ओके, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स के उसमें आप दे सकते हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती है बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो जब आप रीजंस लिख रहे हैं मेंटल हेल्थ कैसे डिटोरिएट होती है बच्चों के केस में, तो आप ऑफ कोर्स कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस का जो स्ट्रेस है, जो हम कोटा सुसाइड्स के केस में देख रहे हैं, या फिर हमने अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे का जो एक केस देखा है, तो एलिजिड ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो एलिजिड डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट के बेसिस पे होती है, रेजर्वेशन एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग जैसे वो ब्लू वेल या आई डोंट इवन रिमेम्बर, पोकेमॉन गो, ये सारी जो गेम्स हैं, तो इसकी वजह से काफी हम थ्रेट देख रहे हैं। तो ये आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड ओवरव्यू कि आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर क्या लिखा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाते हैं और इस आर्टिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि यहाँ पे क्या लिखा है, हम क्योंकि यहाँ पे ना दिस आर्टिकल इज नॉट वेरी क्रिस्प एंड वेरी हॉच पॉच, कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो इसलिए हम खुद से समझते हैं कि ये बेसिकली क्या हुआ है, और एग्जॉस्टिव भी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इनफ भी नहीं है जो लिखी गई है। अब देखिए क्या है, बहुत ध्यान से अब सुनिए, अभी तक जो हमने बात की इसको थोड़ा साइड पे रख के जस्ट लिसन टू व्हाट आई स्पीक। ओके, अब देखिए सरकार ने नोटिफाई की हैं अमेंडमेंट्स, किस पे, किसकी किन रूल्स को अमेंड किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। जी हाँ, ये वही वाले रूल्स हैं जिससे जो इंटरमीडियरीज फेसबुक, ट्विटर और इन लोगों के लिए जो फरवरी 2021 में लागू की गई थी, ठीक है, ये वही वाले रूल्स हैं। आईटी रूल्स 2021 को अमेंड किया गया है। क्यों अमेंड किया गया है? क्योंकि हमें एक ओपन, सेफ और ट्रस्टेड और अकाउंटेबल इंटरनेट को बनाना है, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट्स क्या करने की कोशिश कर रही हैं, जो अब हम लेके आए हैं, ये चाहती हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ले डाउन किया जाए जिसमें बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करेगी, है ना, तो इसके बारे में क्लॉजेस हों। साथ ही में यहाँ पे एक और चीज इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से करने की कोशिश की गई है, वो ये है कि फैक्ट चेकिंग करनी है कि अगर कहीं पे किसी इंटरमीडियरी पे कोई आर्टिकल फ्लोट कर रहा है ना, जिसमें गवर्नमेंट का क्या बिजनेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, उससे रिलेटेड फेक इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो उसको फैक्ट चेकिंग भी करनी है। तो ये भी इन अमेंडमेंट्स का ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड ये अमेंडमेंट्स क्या करने की कोशिश कर रही हैं, तो बेसिकली ये रूल्स के पास ना दो चैलेंजेस हैं, ट्विन चैलेंजेस। एक तो आप जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका एक विजन है कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाई जाए, उसमें गेमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करे, रोल प्ले करे, और साथ ही में हम इंडियन स्टार्टअप्स प्रमोट कर रहे हैं गेमिंग सेक्टर में, है ना, मल्टी बिलियन अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन गेमिंग में हमारे पास, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो एक तो पहला हमारे एक हाथ पे क्या है कि हमें गेमिंग इनोवेशन को कैटलाइज करना है, एक्सपैंड करना है, राइट। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास एक और चैलेंज ये आ जाता है कि इलीगल बेटिंग या वेजरिंग जो हो रही है ऑनलाइन, उसे भी हमें कर्ब करना है ताकि हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो रूल्स हैं, ये दोनों ही चैलेंजेस को एक ही आप कह सकते हैं तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में देखिए क्या है, कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन थर्सडे रिलीज एन अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स 2021 टू रेगुलेट ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। तो एग्जैक्टली कैसे ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ओके, तो हम वो देख लेते हैं। पहले ऑनलाइन गेमिंग का देखेंगे, फिर उसके बाद फैक्ट चेकिंग वाला क्या है, सरकार से रिलेटेड क्या फेक इन्फॉर्मेशन है उसको फैक्ट चेक करना, फिर हम वो देखते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे बेसिकली किस तरह से ये चीजें रेगुलेट की जाएंगी। ओके, तो उन गेम्स को प्रोहिबिट करना है जिसमें वेजरिंग इन्वॉल्व है या बेटिंग विद रियल मनी इन्वॉल्व है, जैसा कि यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में भी लिखा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, सरकार एस्टैब्लिश करेगी यहाँ पे तीन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आप समझते हैं, जैसे हर सेक्टर में उस सेक्टर के ही जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो एक बॉडी बना के बैठे हैं और वो रेगुलेट करेंगे उस सेक्टर की सारी जितनी भी जो भी इंडस्ट्रीज हैं या और जो कंपनीज काम कर रही हैं उसमें, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी गेमिंग से रिलेटेड होंगी, 3 ऐसी रजिस्टर की जाएंगी सरकार के साथ, और ये अप्रूव करेंगी उन ऑनलाइन गेम्स को जो बेसिकली अलाउ की जा सकती हैं भारत में फंक्शन करने के लिए। जो कंप्लाई नहीं करेंगी हमारे रूल्स के साथ, जो किसी भी तरह से बेटिंग वेजरिंग इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उन तरह के बेसिकली गेम्स को अलाउ नहीं किया जाएगा इन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा। ओके, ये चीज बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे। और साथ ही में देखिए जैसा कि कौन सी गेम्स आप सोच सकते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज हैं वो अलाउ नहीं करेंगी, वो जिसमें वेजरिंग है या कोई ऐसा कंटेंट है जो किसी यूजर को हार्म पहुंचा सकता है या चिल्ड्रन के केस में एडिक्शन लीड कर सकता है, उस तरह की गेम्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हैं। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्योंकि ऐसा है कि अगर आपके प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ रही है कि कोई भी ऐसी जो ऑनलाइन गेम है विच लीड्स टू यूजर हार्म और एडिक्शन इन चिल्ड्रन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, यस इट इज। एडिक्शन इन चिल्ड्रन वाली चीज तो इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है कि उसमें कहीं जो थोड़ा हार्म कर रहे हैं उनको अलाउ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें जो ही एक गेमिंग इंडस्ट्री है उन्हीं के एक्सपर्ट्स होंगे, गेमर्स होंगे और भी स्टेक होल्डर्स होंगे, लेकिन सरकार नहीं होगी। सेल्फ रेगुलेटरी का बॉडी का मतलब ही यही है जिसमें सरकार नहीं होती। ओके, तो आपके प्रीलिम्स में दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये हो सकती है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज 3 बनेंगी उसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, गेमर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, है ना, ये हो जाएगा। उसमें जो गवर्नमेंट पढ़ते ही उसको गलत मार्क कर देना, ठीक है, ये चीज आपको पता हो। सेल्फ का मतलब यही है। और आईटी रूल्स जो हैं 2021, अगर आपको उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो उसका मतलब यही है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जो वहां पे मेंशन की जाती हैं किसी भी रिलेटेड, उसका मतलब यही है कि सरकार उसका पार्ट नहीं होगी। ओके, आप खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और देखिए ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं इसमें स्पेशलिस्ट जो हैं एक साइकोलॉजी के या मेंटल हेल्थ के, ये भी इन्वॉल्व होंगे, या किसी ऐसे ऑफिसर जिसने बेसिकली चाइल्ड राइट से रिलेटेड काम किया है, ये भी इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में आप कह सकते हैं कि होंगे, ठीक है, ताकि बेसिकली गेम को इस पर्सपेक्टिव से, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी जज किया जा सके। ओके, तो ये चीज बेसिकली, और फिर ये डिसाइड करेंगे कौन सी गेम अलाउ की जाएगी और कौन सी गेम नहीं अलाउ की जाएगी। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड, है ना, तो ये क्योंकि चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अडॉप्शन और ये सारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं काफी ज्यादा न्यूज में हैं, इन सारे टॉपिक्स पे होलिस्टिक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसमें ये एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया वेजरिंग वाली जो चीज है वो तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं। अब साथ ही में एक और चीज आ जाती है बेटिंग, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट मैचेस पे, ओके, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर कोई भी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो किसी ऐसी ऑनलाइन गेम को अलाउ कर देती है जिसमें क्रिकेट मैचेस के आउटकम क्या होंगे, जैसे आईपीएल वगैरह, है ना, तो वो उसको अलाउ कर देती है, तो इट विल वायलेट द रूल्स और उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को भी डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, और साथ ही में जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इनको अपने वेबसाइट पे एक फ्रेमवर्क को पोस्ट करना पड़ेगा कि हम अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट गैम्बलिंग, एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस, फ्रॉड, है ना, वो ताकि यूजर अवेयरनेस बढ़े। ये सारी चीजें आपको करनी है, ये अमेंडमेंट्स में लिखा गया है। ओके, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं बेसिकली जिससे इंश्योर किया जाएगा कि दोनों जो हमारे ट्विन चैलेंजेस थे वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब देखिए अगर हम बात करें फैक्ट चेकिंग वाली से रिलेटेड, तो जो ये अमेंडेड रूल्स हैं वो ये ऑब्लिगेटरी बना देते हैं इंटरमीडियरीज के लिए। इंटरमीडियरीज वही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना, ये सारी जो इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है
कि अगर ये देखिए क्या है कि प्रीलिम्स में आपसे इंटरमीडियरीज की ही डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इंटरमीडियरीज एक थर्ड पार्टी होती है, एक प्लेटफॉर्म है केवल, जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उस पर आप क्या लिख रहे हैं। तो इसीलिए इंटरमीडियरीज के पास एक इम्यूनिटी भी होती है, ऑल्दो इस इम्यूनिटी को लेने की बात की जा रही है, बट स्टिल इंटरमीडियरीज के पास एक इम्यूनिटी होती है कि ऑफकोर्स अब फेसबुक पे आप क्या लिख रहे हैं इसको फेसबुक को क्या पता कि आप क्या लिख रहे हो, है ना। तो आपको तो बस फेसबुक ने एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि आप अपने व्यूज किसी बात पे लिख सकें, ठीक है, तो वो इंटरमीडियरी है। लेकिन इस केस में जो ये अमेंडेड रूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये ऑब्लिगेटरी बना देते हैं इन तरह के इंटरमीडियरीज के लिए कि दैट यू कैन नॉट पब्लिश, है ना, और शेयर और होस्ट भी नहीं कर सकते आप फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को, अगर वो गवर्नमेंट के किसी बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये जो फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है ये आइडेंटिफाई की जाएंगी और नोटिफाई की जाएंगी किसके द्वारा, एक फैक्ट चेक यूनिट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इमीडिएटली उसको टेक डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो खैर इन्होंने ना रूल्स में मेंशन कर दिया, ये तो ऑब्लिगेटरी पहले भी इंटरमीडियरीज के लिए था ही, पर अब वो है कि हमने अमेंडमेंट के माध्यम से इसको आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हुए देख लिया, नथिंग मोर देन दैट। ओके, अब यहाँ हम देख लेते हैं एनीथिंग एट ऑल इज लेफ्ट हियर, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके दिस वी हैव डन, वेयर यूजर्स हैव टू पे मनी टू प्ले, वही चीज जैसे ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जो हैं उसको रेगुलेट करने की बात की गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि कहीं तरह के जिसमें मनी इन्वॉल्व है उनको अलाउ भी किया जाएगा। बात क्या है, यूजर हार्म ना हो, चाइल्ड एडिक्शन ना हो, है ना, ये सारी चीजें हम ये यार्डस्टिक हैं जो हमें अपने दिमाग में रखना है। लेकिन हम देखेंगे किस तरह की गेम्स को अलाउ किया जा सकता है, ठीक है, वी विल सी टू इट। While the Ministry of Information and Broadcasting issued a fresh advisory warning media entities, platforms and online intermediaries against airing advertisements of betting and gambling platforms. एक और चीज, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो बेटिंग से रिलेटेड या फिर इस जैसे हम टोबैको के केस में देखते हैं ना, जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, आप कह रहे हैं जैसे वो एक विमल इलायची के केस में भी कई लोग कहते हैं सैरोगेट एडवर्टीजमेंट है, सैरोगेट एडवर्टीजमेंट हो रही है किसकी, टोबैको की। आप टोबैको पे ध्यान ना ले जाके आप विमल इलायची पे ध्यान लेके जा रहे हैं। तो कहीं लोग कहते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। तो टोबैको के केस में वो सैरोगेट एडवर्टीजमेंट है, वैसे ही बेटिंग के केस में भी सैरोगेट एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो आपको हेडिंग कुछ और दी जाएगी, टेस्ट योर आईक्यू, है ना, तो आपको लगेगा आईक्यू टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो है बेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो इन तरह के सैरोगेट एडवर्टीजमेंट्स को भी अगर आप जो इंटरमीडियरीज हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे होस्ट करने दे रहे हैं इन तरह की बैंड बेटिंग साइट्स के लिए, तो वो भी दैट इज नॉट अलाउड। Okay, in the advisory, the INB ministry took strong exception. Okay, तो वही सारी चीजें, the advisory has been issued to all media formats including newspapers, television channels and online news publishers and showed specific examples। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ओके, कॉपीराइट को भी बेसिकली इन्फ्रिंज ना करे, किसी और का मैच अपने चैनल पे दिखा रहे हैं अपने, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इसीलिए मैं कह रही थी ये जो है ना बेसिकली बहुत हॉच पॉची सा है, लेकिन आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि कुछ रह ना गया हो। द IT मिनिस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ethics rules require real money gaming platforms to register with to determine whether or not, जैसे कि मैंने बताया कि SRBs determine करेंगे कि अलाउ किया जाना है एक पर्टिकुलर गेमिंग साइट को या नहीं। देयर विल बी देयर विल नाउ बी मोर गवर्नमेंट ओवरसाइट ओवर हाउ एज, वही चीज और गवर्नमेंट ओवरसाइट होगा। SRBs फंक्शन कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया वो वाली SRBs जो किसी कमीशन लेके या फिर किसी भी ऐसे किसी गेमिंग को अलाउ कर देती है जो वायलेट कर रहा है रूल्स को, IT रूल्स को, तो उन SRBs को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो मोर गवर्नमेंट ओवरसाइट ओवर SRBs as well. Okay, most of the requirements and the rules have already been part of the responsible gaming practices followed by the industry. Yes, वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, more or less जो हमने amendment में देखा है, it has already been the part of the industry or the intermediary best practices and all that, पर इसको institutionalize कर दिया गया है। ओके, इससे थ्रेटन रहता है कि थ्रेटन कर दिया जाएगा, या एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि अभी तक ऐसा कोई भी केस है तो इट शुड बी शंड। ओके,
If these games are not deemed permissible, Mr. Chandrasekhar said, they will not get protection of the amendment and the states may be able to take action against them for being okay. Games that are deemed permissible will be allowed to operate legally even if वही चीज जिनको permissible grant कर दिया गया है SRBs द्वारा उनको legally operate करने का इजाजत मिल जाएगी even if उसमें कोई deposit basically engaged है ना, कि अगर आप जीतेंगे तो आपको basically पैसा डबल होके मिलेगा, ऐसा कुछ भी है basically even if they involve deposits against an expectation of winnings, then too the fact is it should be permissible. और permissible कब होगी? जब वो यूजर हार्म नहीं कर रही, addiction नहीं कर रही, children rights, mental health, है ना, ये सारी चीजें. ओके अब देखिए एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये भी एक स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में बन सकती है, इसीलिए आई वाज जस्ट ऐसे बहुत जल्दी क्विकली गोइंग थ्रू के कुछ रह ना जाए. जो वीडियो गेम्स है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, दे नीड नॉट अप्रोच एन SRB. ठीक है, तो वो वीडियो गेम्स, लेकिन अगर आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है कि बट वीडियो गेम्स आर नॉट they are not required to approach SRB. No, वो वाली वीडियो गेम्स जिसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, they need not approach an SRB. Otherwise, if you have an element of money, then you will have to. आपको SRB को अप्रोच करना पड़ेगा और अपने आप को बेसिकली परमिसिबल बनवाना पड़ेगा. ओके, द रियल मनी वही चीज, सबने इसको काफी ज्यादा वेलकम किया है जो भी गेमिंग सेक्टर के लोग हैं. अब देखिए हमें बहुत सारी और चीजें डिस्कस करनी है इंडियन एक्सप्रेस की. ओके, अब हम आते हैं, ये आप जानते हैं न्यूज ऑफ द डे है, रेट हाइक पॉज्ड, 2 ways to read RBI's latest monetary policy. आप जानते हैं क्या हुआ है, पॉज लगा दिया गया है रेपो रेट के हाइक पे. अभी हम क्या देख रहे थे, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, यानी कि RBI आप अगर इसे कह सकते हैं, तो RBI अभी तक क्या कर रही थी, रेपो रेट बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो आप लोन लेंगे नहीं, आपके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होगी, तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन कर्ब हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह से इन्फ्लेशन वर्क करती है. लेकिन अब इसीलिए अभी तक रेपो रेट्स बढ़ाए जा रहे थे इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, लेकिन अब उस रेपो रेट पे हॉल्ट लगा दिया गया है कि बस जितना पिछली बार था उतने पे ही रख दिया गया है, ये हमें पता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो EMIs हैं लोन्स पे, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, इट विल नॉट राइज फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज रेज्ड रेट्स. आप जानते हैं कि मॉनेटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी हम देख रहे हैं समय से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो अपने इन ईच ऑफ इट्स बाय मंथली मीटिंग्स सिंस मे लास्ट ईयर, है ना, वो जो है रेपो रेट्स इंक्रीज कर रही हैं. लेकिन हमें ये पता है कि रेपो रेट, देखिए अब आप ध्यान से ये बात सुनिए, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास यानी कि RBI के पास, अगर हम RBI एक्ट देखें 1934, तो आप अगर उसका प्रिमाइस पढ़ेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, RBI को एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. RBI को इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया है क्योंकि उसे दो चीजें, वैसे तो उसे अगर हम देखें तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है. बाय प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स वी मीन कि हमें इन्फ्लेशन को कर्ब करना है, यानी कि महंगाई ज्यादा नहीं है तभी तो प्राइस स्टेबिलिटी है. लेकिन RBI के पास दो चीजें होती हैं, RBI का ऑब्जेक्टिव दो चीजों को मेंटेन करना है, एक तो ग्रोथ और एक इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी रखना और ग्रोथ रखना, है ना. तो बेसिकली इन्फ्लेशन और ग्रोथ दो ऐसी चीजें हैं जो RBI को सौंपी गई हैं. ओके, अब देखिए लेकिन इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ जो है एक दूसरे के दुश्मन है. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी आपने रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना. तो आपने जैसे ही रेपो रेट बढ़ाया तो लोन्स और महंगे हो गए, अब कोई लोन्स नहीं ले सकता, तो कोई कंपनीज नहीं खोल रहा, कोई अपने कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर रहा, कोई स्टार्टअप नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. तो इससे क्या हुआ, ग्रोथ गिर गई, है ना. फिर ग्रोथ जैसे जैसे गिरती रहती है, इतनी ग्रोथ गिर जाती है, तो फिर RBI क्या करती है, RBI रेपो रेट कम करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, लोन्स ईजी मिलने लग पड़ते हैं, सस्ते हो जाते हैं, फिर आप और लोन्स लेते हैं, फिर आपके लिक्विडिटी बढ़ जाती है, फिर बहुत सारी इन्फ्लेशन आ जाती है, फिर इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ गई, फिर इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ गई, तो क्या होता है कि RBI
को रेपो रेट फिर से बढ़ाना पड़ता है, और ये साइकिल चलती रहती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ग्रोथ कम हो जाती है ना, करनी पड़ती है ग्रोथ कम। और तो ये एक ऐसी चीज है कि दोनों को एक साथ मैनेज करना एक टाइट रोप होता है जिसमें आरबीआई हमेशा चलती है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है। लेकिन अभी क्या हो रहा था, जब हम अपना रेपो रेट बढ़ा रहे थे बार बार, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता जा रहा था। ओके, और इनफैक्ट आप जानते हैं कि रिसेंटली ये सारी बातें यहाँ नहीं लिखी, पर क्योंकि अगर आप भी इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो बाय नाउ ऑफ कोर्स यू वुड हैव आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग इन दिस फैशन ओनली, कि हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी पढ़ा। हमें जैसे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी ये कहा कि हमारी ग्रोथ तो बहुत कम है ना, 5% के आसपास ग्रोथ रह रही है पिछले इतने समय से, अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो, नॉट इन दैट सेंस, ठीक है। तो उस सेंस में देखें तो हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो ग्रोथ डैम्पन हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन पे हमारा ध्यान है, लेकिन इन्फ्लेशन को भी कर्व करना जरूरी है। तो ये आई थिंक आप समझ गए हैं। ऑल्दो द डिसीजन टू पॉज वाज नॉट एंटायरली अनएक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं है, बट स्टिल थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसीलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन तो अभी भी ज्यादा है। ओके, इट इज वेल बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन। ओके, तो ये चीज इसीलिए अब ये जो डिसीजन है, जो पॉज लगाने का डिसीजन है रेपो रेट पे रेपो रेट के हाइक पे, इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं लोग हैं जो इसको देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि आरबीआई ने सरेंडर कर दिया, अब आरबीआई फाइट नहीं करेगा इन्फ्लेशन के खिलाफ, ठीक है। तो इट इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद इन्फ्लेशन एट ऑल, है ना। तो एक जो है ग्रुप वो ये समझेगा, लेकिन एक ग्रुप है वो ये समझेगा कि ये बिल्कुल वेल टाइम्ड पॉलिसी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन है बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट है, या बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है। हम इन्फ्लेशन को थोड़े और महीनों के समय बाद दोबारा से कैचअप कम कर सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं, लेकिन ग्रोथ एक बार ही कम होनी शुरू हो गई तो वो दोबारा राइज करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हमने ये स्टेप लिया है। और आई थिंक ये जो दूसरा यहाँ पे दूसरे ग्रुप का व्यू है, हम कह सकते हैं कि ज्यादा इंक्लिनेशन मोस्ट ऑफ द पीपल की इसी तरफ है, ठीक है। अबैंडनिंग द 4% इन्फ्लेशन टारगेट। अब आप जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है वो 4% का होता है, लेकिन फिर भी अगर जो लॉ है बेसिकली वो प्रोवाइड करता है कि आरबीआई को टारगेट करना है 4% इन्फ्लेशन, है ना, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट जोन उनको एक +2 और -2 का दिया गया है, वो है फिर बन जाता है 2% से 6%। तो इसके बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। अब देखिए मैं एक और चीज आपको बताऊं, इन्फ्लेशन ना कई लोग समझते हैं इन्फ्लेशन बुरी ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्फ्लेशन 0 कर दो, कंफर्ट जोन फिर इन्फ्लेशन 0 कर देनी चाहिए ना। अगर इन्फ्लेशन इतनी बुरी चीज है तो फिर आरबीआई एक्ट ने 2% टू 6% या 4% क्यों रखी हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है। अदरवाइज प्रोड्यूसर्स वुड नॉट प्रोड्यूस, दे हैव नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स, है ना। जब आप सोचिए कि 10 साल पहले भी वही प्राइस मिल रहा था आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वही आज भी मिल रहा है, तो मार्जिन ही नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा, तो वो कहाँ से बेसिकली क्यों प्रोड्यूस करेंगे, कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, पर वो रीजनेबल ऑप्टिमल इन्फ्लेशन होनी चाहिए, इसीलिए 4% है वो बिल्कुल सही इन्फ्लेशन है। ओके, अब इन्फ्लेशन हमारी जैसी कंट्रीज के लिए होना तो और अच्छी बात है। 4% इन्फ्लेशन, क्यों इस तरह की लेवल की इन्फ्लेशन, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में यही होता है कि मार्जिन ज्यादा होगा, फिर आप एक्सपैंड करेंगे बिजनेस को, फिर और हम ग्रो करेंगे, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये चीजें आई थिंक यू very well relate here. These numbers were decided, of course. अब ये सारी जो हैं, आप सोचेंगे 4% ऐसी मन किया अच्छा लग रहा था तो 4% रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसको आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन समझा। इससे बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन्ड रहेगी। बहुत सारे डेटा को, स्टैट्स को बैठ के हमने पढ़ा, रिसर्च किया और उसे बेसिकली एनालाइज किया। डेटा अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RBI has rarely come close to the target। अब 2019 से लेके अभी तक हमारी इन्फ्लेशन बेसिकली बहुत ऊपर ही है। 5.54 ठीक है, ये तो ठीक है, पर उसके बाद 7.61, फिर उसके बाद थोड़ी नीचे आ गई, बट देन अगेन 7, देन अभी भी हम क्या है कि 6.4 के आसपास हैं। तो अभी भी इट इज बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन। ओके, तो ये चीज यहाँ पे देखते हैं हम। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे बस जो एक ग्रुप है वो ये समझेगा कि हमने शायद अपने हथियार अब छोड़ दिए हैं, कि हम इन्फ्लेशन के खिलाफ अब अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है अगर सब कुछ सही रहा, अगर हम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हैं आज कि कुछ गलत नहीं होगा, कोई वेदर बुरा नहीं होगा, या फिर कोई सीजनल ऐसी अनसीजनल चीज़ें नहीं हो जाएंगी, या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, और ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ जाएंगे, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये सब कुछ ऐसा रहा जैसा अभी हम सोच रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि बाय द एंड ऑफ 2024 5.2% के आसपास जो बेसिकली इन्फ्लेशन है वो होगी, 24-25 में 4.5%। यानी कि हमें पता है कि आज हम रेपो रेट जहाँ है वहाँ रोक देना और उसको और ना बढ़ाएं तो वैसे भी हमारी इन्फ्लेशन कब हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड आप कह सकते हैं स्टैंस है, पर ऑफ कोर्स अनप्रिडिक्टेबल है। इन्फ्लेशन ग्रोथ तो किसे पता है, किसी को कुछ नहीं पता। ये बहुत हद तक देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके मेंस में आ सकता है, और ये क्वेश्चन का आंसर हमने इकोनॉमिक सर्वे की डिस्कशन के दौरान सब कुछ देखा है। बहुत सारे अगर क्वेश्चन ये आए आपके मेंस में या प्रीलिम्स में भी कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ और इन्फ्लेशन डिटरमाइन होती है, तो बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स में तो रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख लिए है ना। जियो पॉलिटिक्स नहीं तो हमने पैंडेमिक देख लिया, उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देख लिए, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन, फिर उसके बाद ताइवान क्राइसिस का हमें आशंका है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ओके तो ये यहाँ ले, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप जानते हैं यूएस फेडरल रिजर्व अपने बढ़ाई जा रहा है बेसिकली पॉलिसी रेट को, तो हमें भी बढ़ाने पड़ते हैं, वरना क्या होगा। एक और चीज़ आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्या है, यूएस फेडरल रिजर्व जो है अपने जैसे जैसे ये चीज़ यहाँ लिखी है इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, यूएस फेडरल रिजर्व जैसे जैसे अपना जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ाता रहता है, वैसे वैसे रुपी की वैल्यू डैम्पन होती रहती है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि हमारी रुपी डेप्रिशिएट हो रही है ना। वो इसीलिए हो रही है कि जैसे आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहोगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, देखिए अगर जिन्होंने लोन लेना है उनके लिए लोन महंगा हो रहा है, तो जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उनको इंटरेस्ट रेट भी तो ज्यादा मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के विड्रॉ करके यूएस जैसे देशों में, डेवलप्ड नेशंस में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें इंटरेस्ट रेट बहुत मिल रहा है। तो हमारा फॉरेक्स जब भारत से बाहर चला गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे अबंडेंस ऑफ रुपी हो गया और स्कैर्सिटी ऑफ डॉलर्स हो गया। तो किसी चीज की जब स्कैर्सिटी हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके और हमारी वैल्यू कम हो गई, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। ये आई थिंक ये चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके एंड दीज आर ओके। अब देखिए वही चीज, वाइल अनाउंसिंग द पॉलिसी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एंड हिज कलीग्स reportedly say that the central bank would be vigilant। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि this is a pause, ओके ये चीज हमें पता होनी चाहिए, एंड नॉट अ पिवट। आई थिंक यहाँ ये बात भी लिखी है कहीं पे। तो बेसिकली यहाँ पे बस शक्तिकांत दास जी ने ये कहा है कि ये एक पॉज है, इसे ये मत समझिए कि अब हमने यहाँ पे पॉज लगा दिया है, अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो रेपो रेट कम कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे तो उसको और कम कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें इन्फ्लेशन सही जाती नहीं दिखेगी, बढ़ती दिखेगी, तो हम रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। ओके तो ये चीज यहाँ पे हमने, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द आरबीआई कैन पॉज व्हेन इन्फ्लेशन इज स्टिल। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, और इसी को एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस को बस ऐसे फ्लैट फैक्ट्स नहीं होते हैं। एनालिसिस का मतलब है हर वो पहलू समझना जो पॉसिबल है। तो जैसे यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इफ द आरबीआई कैन पॉज व्हेन इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव 6%, यानी कि जब आरबीआई ने पॉज लगा दिया है जब इन्फ्लेशन अभी भी 6.4 के आसपास है ना, विच इज वेल बियॉन्ड वेल अबव 6%। तो यानी कि जो आरबीआई ने अपना बार है ना वो बहुत ऊपर सेट कर दिया है। जब आरबीआई आज ये कह रही है कि हम अगर आगे इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, तो हम उस पर रोक लगा, हम रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो 6.4% तो अभी है इन्फ्लेशन, तो अभी आपने रेपो रेट बढ़ाना छोड़ दिया, तो यानी कि कल को 8 या 9% जाके अगर इन्फ्लेशन होगी तब में भी जाके आप रेपो रेट बढ़ाएं। तो आपने जो अपना बार है वो हाई सेट कर दिया। मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। अ डिसीजन टू गो सॉफ्ट ऑन इन्फ्लेशन में हेल्प स्टॉक मार्केट, यस डेफिनेटली फाइनेंशियल सिस्टम को भी इससे हेल्प होगा, लेकिन इट वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर, है ना, क्योंकि उनको हाई प्राइसेस झेलने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, और ये बात आप जानते हैं, आप स्टैटिक पढ़ते हैं, इट इज नॉट एट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज
सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी थोड़े ना चीज़ों को संभालती है, फिजिकल पॉलिसी भी तो है। हमें क्या है, अभी हमने आरबीआई की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ी आरबीआई को, किसको, सरकार को, वो भी सील्ड कवर मैनर में। वो तो खैर उनका प्रोसेस है कि अगर आप 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक आप अगर इन्फ्लेशन नहीं संभाल पाते तो फिर आपको, सरकार को ये बताना पड़ता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्यों सक्षम नहीं हो पाई मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन सरकार किसको बता रही है कि, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी पे भी तो कुछ दिक्कतें हैं ना, फिजिकल पॉलिसी की वजह से भी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी को देखने के लिए कोई नहीं है। वो खैर जनता है, वो वोट करेगी, बट लेट्स सी महंगाई के मुद्दे कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। इसीलिए ऑपोजिशन जो है वो बार बार महंगाई का मुद्दा उठाती है, क्योंकि एक फिजिकल पॉलिसी भी वो चीज़ है ना। तो ये चीज़ ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अ डिसीजन टू गो ओके। Moreover, the RBI will find itself in a fix if the US Fed, वही चीज़ साथ ही में अगर US फेडरल रिजर्व और बढ़ाता गया अपने अपने पॉलिसी रेट को, अपने इंटरेस्ट रेट को, तो हमारा रुपये और डेप्रिशिएट होता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये 2024 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी इट वुडंट बी अ गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स इट हैज गॉट टू डू नथिंग विद द आरबीआई। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। और प्रूडेंट एंड वेल टाइम्ड मूव। अब हम थोड़ा पॉजिटिव भी देख लेते हैं। The RBI has not abandoned its inflation mandate. However, it has taken a prudent pause to ensure that its bid to reach the 4% target. अब वही चीज़ कि हम 4% टारगेट तक पहुँचते पहुँचते कहीं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ना खो दें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंडिया आइलैंड की तरह निकल के आया है इस बुरे क्राइसिस में। सब अपनी इन्फ्लेशन 10% देख रहे हैं, 11%, 11.5% डेवलप्ड कंट्रीज। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वर्ल्ड की वो बहुत बुरी है, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है, इट इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जो ग्रो कर रही है। अगर हम देखें 2021 2022 में 8.9%, अगर हम 2023 में अराउंड देखें 6.5% इस साल के लिए रखा गया है, तो हम फिर भी आप कह सकते हैं एक ब्राइट स्पॉट है इन द ग्लोबल इकोनॉमी, है ना। लेकिन अब देखिए, जैसे वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली वार्न किया है कि 2020 से 2030 का जो डेकेड है, ये 10 साल को आप लॉस्ट डेकेड समझिए वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई है, जो भी हुआ है वो बुरा ही हुआ है ना। तो इसमें अगर इंडिया एक आउटलायर निकल के आ रहा है तो हम उसको खोना नहीं चाहते, है ना, वो हम स्टैचर को मेंटेन करना चाहते हैं। अंडर द circumstances, the RBI has unveiled a nuanced policy stance which gives its, वही चीज लिखी है यहाँ पे। अब थोड़ा समय लिया गया है, तो उस समय में ऑफ कोर्स देखा जा सकता है कि जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उससे क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बुरी चीज़ें हुई, है ना, कि क्या जो बेसिकली रेपो रेट बढ़ाने से कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना डायरेक्ट या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है आपके रेपो रेट बढ़ाने में और इन्फ्लेशन को कर्ब करने में, ये देखा जा सकता है। और ऑफ कोर्स हमें ये साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, उसको कर्ब करने के लिए रेपो रेट बढ़ता गया, तो हमने इन्फ्लेशन कम होते होते यहाँ 7.8% 5.2% आ गई थी। हम मार्च 2024 तक देख रहे हैं ना, 5.2% आ जाएगी, तो दिस इज फाइन, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। Lastly, the RBI has also clarified that this is a pause and not a pivot. In other words, this is not a signal कि यहाँ से हम अपने रेपो रेट को कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ये इसीलिए भी किया है कि इसीलिए एक प्रूडेंट स्टेप है आरबीआई द्वारा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा फिनेंशियल सिस्टम भी उस तरह के बैंक कोलैप्सेस को फेस करे जैसे यूएस, और जैसे हमने एसवीबी क्राइसिस वहाँ पे देखा और यूरोप में क्रेडिट स्विस क्राइसिस देखा, उस तरह के क्राइसिस हमारे बैंक्स ना सफ़र करें। ये एसवीबी क्राइसिस ये सब क्यों हुए थे, क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स थे, है ना, जो उन्होंने पहले अच्छे समय में खरीदे थे जब इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, वो आज उन बॉन्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं बची, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है ना। अब देखिए, इससे आपको क्या पता चलता है, ये एक बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछा गया इकोनॉमी के, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो बेनिफिट कौन करता है, डेटर या क्रेडिटर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है, ओके। अब देखिए, हम यहाँ पे इससे पहले कि थोड़ी और इकोनॉमी देखें, अब ये इकोनॉमी तो थोड़ी सी और भारी है और काफ़ी इजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वी विल सिंप्लीफाई इट वेरी नाइसली, डू नॉट वरी, है ना। हम लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं रिवाइजिंग स्कूल टेक्स्ट बुक्स। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ऑल्दो हमने इसको कल भी डिस्कस किया था और ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है ना। तो लेकिन मुझे आपको बस इतना बताना है कि यहाँ तो जो लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज सो मच इन न्यूज़, एनसीईआरटी हैज़ बिकम अ टॉक। ओके, तो एनसीईआरटी पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में। किस रूप में? पहली बात तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म कई लोगों को नहीं पता होती, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी कभी जैसे ये कंट्रोवर्सी अब चल रही है तो आप इंटरव्यू देने गए है ना, तो आपसे पूछ लेंगे ओके मिस्टर और मिसेस, है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, है ना, और आप सोचेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है। या फिर अगर कोई यूजीसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली फॉरेन कैंपसेस वाली चीज़ आई तो यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता होती बहुत सारे बच्चों को। तो एटलीस्ट ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, यही चीज़ें वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं आपसे। आपकी नॉलेज तो टेस्ट हो चुकी है आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में, सो इट डजंट मैटर। ओके, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की। 1961 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एक लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये चीज आपको चैरिटेबल सोसाइटी वाली चीज है ना, ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इट वाज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, तो ये ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए। इसका मोटो क्या है ये भी पता होना चाहिए। विद्याया अमृतम शनु, तो आई थिंक अगर आपने एनसीईआरटी ही पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में तो ये स्कूल्स में तो बताया ही जाता है, विद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है, विद्याया अमृतम शनुते। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। और तो आई थिंक क्या ही पूछ लेंगे कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स वाली चीज़ भी पूछ लेते हैं। आई थिंक इंडियन कोस्ट गार्ड का एक बार हेडक्वार्टर्स पूछ लिया था प्रीलिम्स में, इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो विच इज़ अगर आप यहाँ जाएंगे यूपीएससी भवन के आगे तो आपको पता, आई थिंक इट इज़ इन दिल्ली ओनली, है ना। तो जैसे इंडिया गेट के आसपास से आप गए तो वहाँ पे आपको आईसीजी का भी हेडक्वार्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन न्यू दिल्ली ओनली एट श्री औरोबिंदो मार्ग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें आई थिंक इससे ज़्यादा एनसीईआरटी से रिलेटेड तो और क्या ही पूछ सकते हैं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और ये सोसाइटी चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में रजिस्टर की गई थी। और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स बोल देंगे कि इसको क्या करना है, बुक्स नहीं करनी है, डायनामिज्म के साथ रखना है ना, एंड ऑल ऑफ दैट। यही सारी चीज़ें आती। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिज़ाइन एंड सपोर्ट अ कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द कंट्री, है ना, विच इज़ नेशनल इन कैरेक्टर। ये कुछ जो पॉजिटिविस्ट सी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये ट्रू ही होती हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसको तो सही मार्क करके आना। अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है, फिर उसके बाद हम एक और अजबा के बारे में देखेंगे विच इज़ इकोनॉमी। ओके, अब जानते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या बेसिकली अभी रिसेंटली इसमें चल रहा है। क्या ये पहली बार रिवीजन हुई है टेक्स्ट बुक्स की जब से एनडीए सरकार आई है 2014 में? जी नहीं, बिल्कुल तीसरी रिवीजन है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की पिछले 8 सालों में। फर्स्ट राउंड हुआ था, रिवीजन नहीं कहा गया था उसे, रिव्यू कहा गया था 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, ऐसा क्या नीड लगी थी कि हमें टेक्स्ट बुक्स को अपडेट करना पड़ा उस समय। ठीक है, तो उस समय ये नीड थी कि हमें रीसेंट इवेंट्स, चेंजेस, इनको हम रिफ्लेक्ट कर सकें। जैसे जीएसटी आई थी 2017 में, तो ये आप कह सकते हैं, यहाँ लिखा है ऑथर ने कि ये बहाना था कि जीएसटी वगैरह आई थी तो इट वाज अ जस्टिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिव्यू। ठीक है, लेकिन जीएसटी जैसी चीज़ें थी तो सिर्फ जीएसटी जैसी चीज़ें ही उसमें अपडेट होनी चाहिए थी, लेकिन चेंजेस तो 1334 चेंजेस हुए थे 182 बुक्स में, है ना, जिसमें बहुत सारी नई रेफरेंसेस हमें मिली थी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की स्कीम्स थी उनसे रिलेटेड। ओके, बहुत सारा और देखिए ऑफ कोर्स इट इज़ मोरलेस गुड ओनली, है ना। बहुत सारा कंटेंट जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज के ऊपर, प्रैक्टिसेस के ऊपर, नेशनलिस्ट आइकन्स जो हैं उनके ऊपर भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया था, है ना, जिनको जैसा कि करंट रूलिंग पार्टी कहती है, जिनको काफ़ी समय से जिन नेशनलिस्ट आइकन्स को ओवरलुक किया गया था भारत की हिस्ट्री में, कलेक्टिव मेमोरी में, उनको उनकी सही जगह दी गई थी, ऐसा यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आती है, सेकंड रिवीजन कब हुई थी? 2018 में हुई थी।
ये जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़कर जी, उनके रिक्वेस्ट पे हुई थी, ठीक है। एनसीईआरटी ने जब ये सेकंड रिवीजन की तो इसको बोला गया था टेक्स्ट बुक रैशनलाइजेशन, जो आज बोला जा रहा है ना, कि सिलेबस बर्डन को कम करना है, हाफ करना है, प्रकाश जी का ये कहना था उस समय, ठीक है। तो अल्टीमेटली काउंसिल हाफ बोला था लेकिन हुआ 20% रिडक्शन था, और वो भी प्राइमरली हुआ था सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स में ही। देखिए वही होता है, दिक्कत ही सारी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से आ रही है। यहाँ पे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या उनके द्वारा कोई प्रोटेस्ट या उनके एकेडमिक्स द्वारा इतना ज़्यादा कुछ क्यों कंट्रोवर्सी नहीं देख रहे, क्योंकि ऐसा है कि वो तो स्टैटिक चीज़ें हैं, है ना। केमिस्ट्री से क्या पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं इसी से कुछ हो सकता है। उसी में आप बेसिकली किस तरह की बच्चों की नेशनल आइडेंटिटी उनके दिमाग में, जैसे ये ऑथर यहाँ पे जो लिखा है मैं वही आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही। आई रेक्यूज माई सेल्फ, ओके। तो अब सुनिए, यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहीं तो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आप एक बच्चे के दिमाग में बचपन से ही, है ना, कि जब आप बेसिकली जब पहली बार अपनी किताबें उठा रहे हैं, अगर जब आप डाइवर्सिफाइड फील्ड में जा रहे हैं जैसे 11th 12th या ऐसी, या 7th 8th 9th, है ना, तो फिर आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, हिस्ट्री की या फिर पॉलिटिकल साइंस की। तो वो डिटरमाइन कर सकती है एक सरकार जब वो पावर में आती है। ये सारी यहाँ पे कंट्रोवर्सी, आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी देखते कैसे हैं वो बदल जाता है करिकुलम बदलने से, ओके, और कंटेंट बदलने से किताबों का। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, दिस एक्सरसाइज लेड टू द डिलीशन ऑफ सेवरल चैप्टर्स। तो यहाँ पे भी जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स का डिलीशन देखा, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स थे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में से, जैसे क्लोथिंग के ऊपर था, सोशल मूवमेंट्स के ऊपर था, है ना, कि कैसे इन सोशल मूवमेंट से इन्फ्लुएंस किया कि हम पहनावा कैसा रखते हैं। आई थिंक इट वाज अ गुड चैप्टर, बट स्टिल ओके। एक और भी था हिस्ट्री में, ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग तो खैर ये किताबें पढ़ के आए हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री के ऊपर एक चैप्टर होता था जो हमें भी नहीं समझ आता था, पता नहीं क्यों पढ़ाते थे, बट स्टिल एक क्रिकेट की हिस्ट्री पे चैप्टर होता था, और उसका कनेक्शन क्या था पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, रीजन एंड कम्युनिटी से। तो वो, लेकिन ऑफ कोर्स देखिए क्रिकेट वाली चीज़ बहुत लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। फिर उसके बाद अब हम ये जो तीसरी रिवीजन देख रहे हैं, इसे भी हम रैशनलाइजेशन जो भी कहा गया है एनसीईआरटी द्वारा, इसमें क्या है, इट वाज आल्सो टू रिड्यूस द करिकुलम, क्योंकि कोविड-19 के बाद बच्चों पे बर्डन बहुत था, और ऑफ कोर्स उसको लर्निंग डिस्ट्रप्शन ना हो उसको डील करने के लिए जून 2022 में एनसीईआरटी ने पब्लिक में ये बताया था कि ये लिस्ट ऑफ चेंजेस हैं, डिलीशंस हैं जो हम करेंगे अपनी रीप्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स में, जो फाइनली मार्केट में आ गई हैं, और मार्केट में आते ही हाहाकार मच गया है, ठीक है। वाई हैज़ द मोस्ट रीसेंट राउंड ऑफ, तो क्यों हुआ है ऐसा, मतलब हम अभी क्यों इतनी टेंशन देख रहे हैं, पहली बार तो हो चुका है, 2 बार राउंड हो चुके हैं इसके रिविजन के, और वो अननोटिस्ड कैसे चले गए। अब देखिए जो लेटेस्ट राउंड ऑफ रैशनलाइजेशन है ना, इसमें मोस्ट स्वीपिंग चेंजेस हुए हैं करिकुलम में, जो एनडीए सरकार के जब से पावर में आने के बाद से हो सकते थे। जैसे कैसे कैसे चेंजेस, जितने भी ऑल रेफरेंसेस टू द 2002 गुजरात रायट्स वो हटा दिए गए हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको कल बताया था एक ब्रीफ 2 लाइन की एक रेफरेंस है, पर बाकी जैसे जो बबल्स होते थे साइड साइड पे, अगर आपने एनसीईआरटी की किताबें देखी हैं तो आप अभी भी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की किताबों की साइड पे आपने बबल्स में कि क्या ऐसे लोगों को पॉलिटिकली, उसमें ऐसा लिखा था, आई एम जस्ट कोटिंग दैट, जो हमने कल पढ़ा, कि क्या कहीं लोग जो इसमें प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह की चीज़ें, उनको पॉलिटिकली अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए या नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दूसरे से बच्चों ने पूछे होते थे, वो लिखा था, वो सब कुछ हटा दिया गया है। साथ ही में बहुत सारा कंटेंट जो मुगल एरा से रिलेटेड था, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड था, वो ड्रॉप कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। सोशल मूवमेंट, प्रोटेस्ट, ये सारी बातें हमने जाती हुई देखी हैं। ओके, अब देखिए क्या है कि सोशल मूवमेंट्स वाला जो टॉपिक है वो तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते तो आप भी हैं, तो फिर आपको वही पुरानी किताबें रेफर करनी पड़ेंगी। Many of these changes are seen as political, and the government is facing allegations of using rationalization exercise to align the curriculum with the ideology of the BJP and to control what students learn in school. Recent changes in the NCERT textbooks, which have been criticized by academics and opposition parties, include the removal, जैसे कि, और सबसे ज़्यादा I think जो अभी इसी न्यूज़पेपर में कम से कम 3 ऐसे एडिटोरियल्स आए हैं, वो
इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे बहुत कम लोग आज उनमें से जीवित हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की जो लास्ट प्रेयर मीटिंग थी, है ना, जब उन्होंने उनके जस्ट असैसिनेशन से पहले वो अटेंड की थी, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है कि व्हाट गांधी स्टूड फॉर, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो सबसे ज्यादा जो लोगों को दुख हुआ है वो इस बात का है कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो चीजें, कि जैसे हमने कल देखा था कि ही वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाय द पीपल जो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें, जो ये चाहते थे कि भारत जैसे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए बना है, भारत वैसे हिंदूज के लिए बने, वो लोग महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते थे। ये सारी लाइंस रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं। ये भी हटा दिया गया है कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर वो थे, राइट। तो आरएसएस को बैन किया था, तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको रेफर किया गया था। तो ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ओके, सम ऑफ द चेंजेस अपेयर टू एको व्यूज, तो वही चीज यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जिन तरह के व्यूज, जैसे आप जानते हैं कि कंप्लेंट है सबसे बड़ी जो बीजेपी लीडर्स हैं उनकी, कि जो मिडीवल मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, है ना, उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हिस्ट्री राइटिंग। ओके, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जिनका कंटेंट कम हुआ है वो इंडिया के मुस्लिम रूलर्स ही हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको लगे कि मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ बचा ही नहीं है अब किसी भी किताब में, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों को मुगल एम्पायर से रिलेटेड, जैसे दिल्ली सल्तनत और बाकी मुगल एम्पायर के जो चैप्टर्स थे क्लास 7 के, उसमें से बहुत हद तक चीज़ों को कम कर दिया गया है। ये बातें यहाँ लिखी है। जैसे एक टेबल हुआ करता था जिसमें अचीवमेंट्स क्या थी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन सब की, वो हटा दिए गए हैं। ग्लोरिफिकेशन वाली चीज़ आप मोरलेस जो कह सकते हैं। और सिलेबस भी कम हुआ ही है बच्चों के लिए, पढ़ेंगे बच्चे पर कम डिटेल में। हैव देयर बिन controversies around NCERT textbooks earlier? NCERT textbooks are no stranger to controversy. Anything can become a matter of controversy. Okay, what not can be. तो ये चीज़ वहीं लिखी है कि देखिए भाई, सरकार कोई भी हो, आज हम इस सरकार की बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल एक बैटल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड कंपीटिंग आइडियोलॉजीज का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, और वो हमें टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलता रहता है। वैसे ही 2002-3 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट, तब भी जो टेक्स्ट बुक्स ड्राफ्ट की गई थी, तो वो उनको क्रिटिसाइज किया गया था, उन टेक्स्ट बुक्स को, फॉर पोर्ट्रेइंग द मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया सैवेज इन्वेडर्स, और जो मिडीवल पीरियड था उसको ग्लूमी एरा दिखाया गया था इस्लामिक डोमिनेशन का। ये सारी चीज़ें, और कैसे उन्होंने इस्लामिक डोमिनेशन की थी एट द कॉस्ट ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ हिंदू एम्पायर्स, और ये सारी चीज़ें। फिर जैसे ही यूपीए सरकार आई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ों को दोबारा से स्क्रैप कर दिया था। लेकिन फिर यूपीए सरकार ने भी यहाँ पे 2012 में अगर हम देखें, जो कार्टून्स डेरोगेटरी थे नेहरू जी के या फिर बी आर अम्बेडकर के, तो उन कार्टून्स को उन्होंने रिमूव कर दिया था पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक से। यूपीए सरकार की अगर हम बात करें, तो जो एकेडमिक्स थे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इस डिसीजन को भी। इनफैक्ट जो एनसीईआरटी एडवाइजर्स थे, योगेंद्र यादव एंड सुहास पालेशकर, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था अपनी पोजीशन से इस वजह से, क्योंकि यूपीए सरकार ने इन कार्टून्स को हटा दिया था। तो आई होप आप समझ गए हैं दैट दिस हैज बिन अ बैटल ग्राउंड फॉर various ideologies. Okay, but how does changing school textbooks benefit parties in power? लेकिन हम वही कह रहे हैं, तो मिलता क्या है जो पार्टीज पावर में है, और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। School textbooks have always been seen as playing a crucial role in shaping national narratives and as a tool for cultivating a desired national identity. देखिए, आइडेंटिटी जो है ना आपकी, नेशनल आइडेंटिटी, तो वो जैसी जो भी पावर में अभी पार्टी है, वो जैसे डिजायर करती है कि शुरुआती समय से ही बच्चों को ऐसे मोल्ड किया जाए, तो वैसा वो टेक्स्ट बुक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं वो 5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, है ना, अराउंड 5 करोड़। 5 करोड़ इज ह्यूज सम, इतने तो देशों की पॉपुलेशन नहीं होती, कितने सारे। ठीक है, तो वही चीज, और ये यंग जनरेशन है बिल्कुल, जिनको कैसे भी आप कच्चा घड़ा जैसे भी मोल्ड करेंगे वैसे मोल्ड हो जाएंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पे भी, इट्स नॉट जस्ट स्कूल स्टूडेंट्स ईदर, आप भी पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आप लोग भी उसी तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तो खैर आप लोग तो पहली वाली किताबें पढ़ रहे हैं और पढ़ के आए हैं, अभी जो बिल्कुल नया स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आने वाले 2 से 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो उनके लिए तो फिर वही उस तरह से क्रिटिकल माइंडसेट उस तरह का नहीं बनेगा जो अभी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, वही मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हाउ अजबा लाइक फैसिलिटी
एसबा, असबा, इसका वैसी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं, ये तो एक्रोनिम है, ठीक है। लाइक फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग बेनिफिट्स कस्टमर्स। देखिए इसमें जो लिखा है ना वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हमें ये दोबारा से डिस्कस करना है क्योंकि आपको रैशनल क्लियर होना चाहिए कि इससे क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स जस्ट रीड इट। अब देखिए एक और चीज, आपके मेंस में इस बार ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि जो सेबी है, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने रिसेंटली कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं कि जो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्यों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? सेबी पे तो क्वेश्चन आता नहीं आपके हिसाब से मेंस में, तो मेंस में तो हमारे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए पर आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। स्पेशली 2022 का जो पेपर है, इट वाज एन आउटलायर GS2 के टर्म्स में, लेकिन 2021 का पेपर वाज एन आउटलायर GS3 के टर्म्स में। तो फिर वो ऑल्टरनेट बेसिस पे करते रहते हैं, एक बार GS2 बहुत मुश्किल बना देते हैं, एक बार GS3 बहुत मुश्किल बना देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं मतलब वो। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्यों सेबी ने क्या क्या मेजर्स ऐसे रिसेंटली लिए हैं, जैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एनहांसमेंट होगी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अडानी के बाद सेबी हैज कम सो मच इन टू पिक्चर, है ना। उसके बाद वो कम से कम 4-5 स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बहुत ब्रीफली यहाँ पे याद दिलाऊंगी, आपको याद आ जाएंगे, वो अपने पेपर में आप लिख के आइए, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी लास्ट वीक उन्होंने अप्रूव किया है एक framework for application supported by blocked amount ASBA like facility for trading in the secondary market. Okay, the facility will be optional. ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फैसिलिटी है वो ऑप्शनल है इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी। To facilitate smooth transition in the market, the framework will be implemented in a phased manner. Now इतना कुछ यहाँ पे important नहीं था, बस ये important था कि voluntary है, optional है, investors के लिए भी, stock brokers के लिए भी। What is ASBA? इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है, मुझे ऐसा लगता है ऑल्दो कि आपसे बस इसका मीनिंग क्या है वो पूछा जाएगा, मोर और लेस मीनिंग के आसपास। दो से तीन स्टेटमेंट्स वाले भी अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो मीनिंग के आसपास ही रिवॉल्व करेगा। तो अभी जब हम मीनिंग देखेंगे आप वो समझिएगा, प्रोसेस क्या है वो समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बट बाय चांस, है ना, ये अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा हो दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड वेरी रिसेंटली इन मार्च 2023, इट इज रॉन्ग। अजबा की बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी मार्केट के लिए रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है, पर जो अजबा चीज़ है यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, it was brought by SEBI 2008. It is an application by an investor that contains an authorization to self-certified syndicate bank to block in the bank account the application money for subscribing to an issue. इसका मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक शेयर खरीदना है या कोई एक सिक्योरिटीज खरीदनी है या किसी का इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ है वो खरीदना है, उसके शेयर्स खरीद रहे हैं, तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन को मैंने किसको दिया है? एक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को ऑथराइज कर रही हूँ कि आप मेरे बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा ब्लॉक कर दीजिए। यानी कि अगर जो शेयर मैंने खरीदने हैं उसका 50,000 रुपये मुझे पे करना है, तो मेरे बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़ा है तो उसमें से 50,000 रुपये आप एक साइड ब्लॉक में रख दीजिए, अलग रख दीजिए, मतलब इमेजिनरीली उसको अलग रख दीजिए, और बस जब क्या होगा, वो जो शेयर है वो मुझे अलॉट हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे जब, तो वो पैसा उस जिसने शेयर मेरे को बेचा उसको चले जाएंगे ऑन दी अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके भी दिमाग में रहेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है बैंक अकाउंट में से, अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आपका क्या है, बेसिकली वो 50,000 रुपये जो बचा हुआ है उसमें से आपको शॉप करना है। ये आई थिंक आप समझ गए, यही पूरा इसका मीनिंग है, ठीक है। और एक सेल्फ सर्टिफाइड, हम कुछ चीजें देख लेते हैं, ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी वी नेवर नो, ओके। एक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक क्या होता है? एक recognized बैंक है capable of providing ASBA services to its customers. The application money of an investor applying through ASBA shall be debited
from the bank account only if our application is selected. वही चीज, आपकी एप्लीकेशन डेबिटेड तो ये अमाउंट तभी होगा ना जब एप्लीकेशन आपकी सिलेक्ट हो जाए फॉर अलॉटमेंट. ओके, आफ्टर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हैज बीन फाइनलाइज्ड. अलॉटमेंट यानी कि आपके शेयर रोल आउट हो जाए. आई थिंक आपकी एप्लीकेशन तभी बेसिकली सबमिट होगी या बेसिकली एक्सेप्ट की जाएगी व्हेन जो अलॉटमेंट है वो फाइनलाइज हो जाए. इन पब्लिक इशूज, लेकिन पब्लिक इशूज में, राइट इशूज में, ऑल इन्वेस्टर्स हैव टू मैंडेटरली अप्लाई फॉर ASBA, apply through ASBA. Okay, what has the SEBI done in its board meeting? अब इसको basically, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हम ये देख लेते हैं. Of course ये भी आपके लिए बहुत important है. In its board meeting on March 29, the markets regulator gave its nod for an ASBA-like facility for secondary market trading. ओके, द फैसिलिटी. अब देखिए जो हमने प्राइमरी मार्केट में देखा था वो तो आईपीओ से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर हम ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर हम सेकेंडरी मार्केट देखें तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं. इट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फॉर ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट. तो यूपीआई में से आपके बेसिकली एक अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो आपने पे करना है. ठीक है. एट प्रेजेंट अपसाइड इज अवेलेबल फॉर प्राइमरी मार्केट वेयर इन funds are only blocked on application and are debited only on allotment. ओके, और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ. सेकेंडरी मार्केट में लो लोग. अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो लेकिन फिर भी हम वी वुड ट्राई के और सिंप्लीफाई हो सके. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्रोकर्स हैं दे विल नो लॉन्गर कलेक्ट मार्जिन्स फ्रॉम क्लाइंट्स, ओनली अ ब्लॉक विल बी प्लेस्ड ऑन द बैंक अकाउंट. दिस विल नॉट मैटर मच फॉर, not important. How will ASBA facility benefit retail investors in the secondary market? अब देखिए वही चीज़, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा, ये पहला पॉइंट है कि आपने आपके जो सेविंग अकाउंट है आपका, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है कुछ, है ना. तो जब तक वो डेबिट पैसा नहीं होता जो आपने ब्लॉक अलग सा बना लिया अपने बैंक अकाउंट में, तब तक उस पैसे में भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक एक्चुअल में अलॉटमेंट नहीं हो जाती और आपके पैसा वहां से डेबिट नहीं हो जाता. ये बात आप याद रखिए. सो दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, है ना. लेकिन अभी तक अगर आपको किसी ब्रोकर को या इंटरमीडियरी को क्या होता था, अलग से पैसा देना पड़ता था अपना स्टॉक खरीदने के लिए या कुछ भी, है ना, तो फिर आपको कहाँ से पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं, वो इंटरेस्ट चला गया, इंटरेस्ट फॉर गोन, है ना. समझ गए आप. देयर विल बी डायरेक्ट सेटलमेंट विद, अब साथ ही में सेकंड क्या है, एक डायरेक्ट सेटलमेंट होगी विद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विदाउट पासिंग थ्रू द पूल अकाउंट्स ऑफ द इंटरमीडियरीज. अब इंटरमीडियरीज के अकाउंट में से जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सीसी जो बाकी बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स की भी क्लियर करता है और बाकी तरह के ट्रांजैक्शंस को भी, इट वुड क्लियर थिंग्स अप. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता चल गई. इट विल एलिमिनेट द कस्टडी रिस्क ऑफ क्लाइंट कोलेटरल. अब देखिए वही चीज़ जो बेसिकली आप कोलेटरल भरते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदा, उसको खरीदने के लिए आप कुछ चीज़ जो है वो कोलेटरल के रूप में रखते हैं, तो आपको किसी और इधर उधर इंटरमीडियरी ब्रोकर इसके पास रखवानी पड़ती है किसी की कस्टडी में एंड ऑल ऑफ दैट. वो कस्टडी रिस्क यहाँ पे चला जाता है. ठीक है, तो वो कस्टडी रिस्क चला जाता है. जैसे यहाँ पे लिखा है, देयर विल बी हैसल फ्री एंड इमीडिएट अनब्लॉकिंग ऑफ क्लाइंट्स फंड्स एंड और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ऑफ मेंबर डिफॉल्ट. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. द मार्केट्स रेगुलेटर, वही चीज़ यहाँ पे ये सारी दिक्कतें कम हो जाती हैं. यही और देखिए क्या स्टेप्स लिए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि और क्या अच्छे स्टेप्स लिए हैं. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. आई वाज जस्ट रीडिंग इट फॉर माई सेल्फ. ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए और क्या स्टेप्स लिए हैं सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. ये पहले तो ASBA लाइक आप पॉइंट 1 लिख सकते हैं, ASBA लाइक फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग. ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली हमने क्या देखा था, यहाँ नहीं लिखा हुआ, रिसेंटली हमने क्या देखा था कि सेबी ने कहा है कि अगर कोई भी र्यूमर एक कंपनी के बारे में फैल रहा है तो उस र्यूमर को या तो आप कंफर्म कर दीजिए कि र्यूमर नहीं है, सही है, या फिर उसको आप डिनाई कर दीजिए. जो भी आपको वो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड 1 हफ्ते के अंदर अंदर देनी है. ठीक है, ये पॉइंट हमने, दूसरा पॉइंट हमको यहाँ से ये मिल गया. तीसरा हमें यहाँ पे और क्या मिल रहा है, क्लाइंट सेफ्टी की या फिर क्लाइंट एनहांसमेंट की या फिर इन्वेस्टर एनहांसमेंट की T+1 सेटलमेंट साइकिल. ये हम बहुत डिटेल में अपने विजन IAS की मैगजीन्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो तीसरा ये लिख सकते हैं. चौथा आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप क्वार्टरली, है ना, अर्लियर इंट्रोड्यूस क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम डिपॉजिटरी
participants to bank accounts on the first Friday of the quarter. तो फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द क्वार्टर को ही बेसिकली क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स हो जाती है. अगर आप मंथली सेटलमेंट करते हैं तो या तो फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, लेकिन अगर फ्राइडे एक हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो उससे एक दिन पहले, प्रीवियस डे, ताकि आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट की या फिर वर्किंग कैपिटल की कमी ना हो. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चली है. अब देखिए, ये अगर हम सब कुछ देखें, Ministry of Home Affairs recommends CBI probe against Oxfam India for FCRA violations. ये बिल्कुल वही ट्रेंड जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, उसी में एक और एडिशन हमें मिलता है. अब देखिए, अगर हम बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, बेसिकली उनका ये कहना है कि इट्स लाइक हैरासमेंट, क्योंकि ऑक्सफैम इंडिया और ये जो रिपोर्ट्स निकालती है वो मोस्टली क्रिटिकली होती है सरकार की, क्योंकि इनका इनइक्वालिटी का बैरियर भी कुछ अलग है. इनइक्वालिटी, अडानी ग्रू दिस मच एंड अंबानी ग्रू दिस मच, इनइक्वालिटी वायरस, बाकी जो मजदूर हैं भारत के वो और गरीब हो गए, ये सारी चीज़ें हम ऑक्सफैम से रिलेटेड देखते हैं. तो फाइनली अब एक CBI इन्वेस्टिगेशन को रेकमेंड किया गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा. किसके खिलाफ? ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ. लेकिन ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पे हमें बहुत सारी इनके खिलाफ चीज़ें भी मिली हैं, वो हम देख लेते हैं कि इन्होंने FCRA की वायलेशंस की हैं. आप जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट NGOs वर्किंग ऑन फूड, शेल्टर, एडुकेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आप जानते हैं. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सफैम इंडिया. लेकिन अब देखिए, अगर आप जब तक खुद को FCRA के साथ रजिस्टर नहीं करवा लेते, तब तक आप फॉरेन फंड्स को डोनेशन के रूप में रिसीव नहीं कर सकते. तो उनका जो ये वाला लाइसेंस था FCRA वाला, वो रिन्यू ही नहीं किया था 2021 में. तो फॉरेन फंड्स वो इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिन्यू ही नहीं हुआ, तो रिसीव नहीं कर सकते थे. ठीक है. ऑन थर्सडे अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दैट NGO वाज रजिस्टर्ड अंडर द FCRA फॉर अंडरटेकिंग. देखिए, वही चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है, आपको रजिस्टर किया गया था, सोशल एक्टिविटीज आप अंडरटेक करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, लेकिन आप, हमें पता चल रहा है कि फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो CPR को. CPR पे भी पहले हम देख चुके हैं, बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं, उनका भी जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो आप CPR को फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने एसोसिएट्स के माध्यम से या एम्प्लॉयज़ के माध्यम से, वो भी कमीशन के रूप में. ठीक है, तो ये चीज़, वो उनको कमीशन देते हुए आप उनके फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो उनको. ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं. इस वजह से वही बातें यहाँ लिखी है. ओके, दी अमेंडमेंट केम इन फोर्स ऑन वही चीज़ देखिए, साथ ही में यहाँ पे सरकार का ये भी कहना है कि आपने बैंक अकाउंट जो है ना, जो खोलना होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत, है ना, तो वो आपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, पैसा आपके दूसरे अकाउंट में आ रहा है, यूटिलाइजेशन अकाउंट में. जो आपको SBI दिल्ली के साथ एक बैंक अकाउंट खोलना है, उसमें पैसा नहीं आ रहा, पैसा कहीं और आ रहा है आपका, ये भी हमें पता चला है. ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो okay, the recommendation for a CBI investigation comes after income tax authorities on September 7, 2022 searched the offices of Oxfam India and CPR, one of the leading public policy think tanks. तो think tanks के ऊपर, civil society के ऊपर, इस पे भी definitely आप एक question prepare करके जाइए अपने GS1 और GS2 के perspective से. ओके, इट इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट. तो जब आप उस पर कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप रीसेंट जो ये हैं चैलेंजेस लिख सकते हैं कि दे हैव बिन, तो फिर एक थ्रेट पैदा हो जाता है. कोई भी जो थिंक टैंक है, देखिए उसका रोल कितना बड़ा है. थिंक टैंक, एक थिंक टैंक ही है ना ORF, जो राइसीना डायलॉग जिसके साथ सरकार मिलके होल्ड कर रही है. तो थिंक टैंक की जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो स्टैचर है, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल रही हैं. गवर्नमेंट नॉट फॉर स्पेस पॉलिसी, प्राइवेट प्लेयर्स सेट टू गेन. अब देखिए यहाँ पे क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि प्राइवेट प्लेयर्स को और ज़्यादा एनकरेज किया जाएगा टू बिल्ड सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, लॉन्च व्हीकल्स एंड डेटा कलेक्शन. और सारा ध्यान जो इसरो का है बेसिकली, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रहे, या फिर और नई चीज़ें कैसे बन सकती हैं, एडवांस कैसे हो सकती हैं स्पेस टेक्नोलॉजीज, उस पर ध्यान रहे. ये क्या कहती है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023. ओके, तो इट इज़ ट्राइंग टू institutionalize the private sector participation in the space sector. This of course you should take a note of. अब यहाँ पे जो स्पेस पॉलिसी है, इसको अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी.
ओके तो इसमें रोल्स बताए गए हैं, डिमार्केट किए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिमार्केट की गई हैं इसरो की, जो स्पेस सेक्टर पीएसयू है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, साथ ही में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की। तो इन सब के रोल्स अलग अलग बताए गए हैं कि आपके ये रोल्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इंडिया डिनाइज चाइनाज एलिगेशन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट। आप जानते हैं कि रिसेंटली दो इंडियन जर्नलिस्ट के जो वीजाज हैं उसको फ्रीज कर दिए गए हैं, ऐसा चाइना ने हमें इन्फॉर्म किया है, उन जर्नलिस्ट को इन्फॉर्म किया है। तो चाइना से जब इस पे सवाल पूछा गया तो चाइना ने कहा कि देखिए हमने तो पहली बार ऐसा किया है, जो भारत है, भारत ने इतने समय से इतना डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में हमारे जर्नलिस्ट को ट्रीट किया है, ये बस उसकी रेसिप्रोसिटी है। अगर आप भारत हर चीज़ में रेसिप्रोसिटी के लिए इतना ही तत्पर रहता है तो हम इसमें भी आपको वही रेसिप्रोसिटी दे देते हैं जो आप दूसरों को कहते हैं, ठीक है। तो इस पे इंडिया का ये कहना है, अरिंदम बागची जी का कहना है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। हमने आज तक किसी भी चाइनीज जर्नलिस्ट को ऐसा ट्रीट नहीं किया है। इनफैक्ट हम तो बहुत खुश हैं कि चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया आए, कवर करें, न्यूज़ रिपोर्टिंग करें, और हमारे ही जो जर्नलिस्ट बाहर जा रहे हैं, द हिंदू के ही एक जर्नलिस्ट है इसमें से, तो हमारे जर्नलिस्ट जो चाइना जा रहे हैं आप उनको भी वो प्रोवाइड करें, फ्रीडम प्रोवाइड करें जो हम प्रोवाइड करते हैं आपके जर्नलिस्ट को, और हम इनके साथ बातचीत में हैं। लेकिन देखिए एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को रिसेंटली अभी क्या हुआ है, चाइनीज जर्नलिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बोल दिया गया है कि आप मार्च 31 तक यहाँ से जाइए, ठीक है। तो इस पे जब अरिंदम बागची जी से पूछा गया तो उन्होंने मना नहीं किया कि ऐसा सरकार ने कहा है या नहीं किया, यानी कि सरकार ने कहा है, इसीलिए थोड़ी डिफिकल्टीज पैदा हो गई है। अब जो चाइना है और इंडिया है, दे आर इन टॉक्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, ओके। तो ये चीज हम देख रहे हैं। मैक्रन कॉल्स चाइनाज शी टू रीजन विद रशिया फॉर पीस इन यूक्रेन। तो यहाँ पे जो इमैनुअल मैक्रन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो चाइना गए हुए हैं, तो उन्होंने शी जिनपिंग को कहा है, अभी देखिए फुल फ्लेज टॉक्स नहीं आई हैं शी जिनपिंग के साथ, क्या कहा है क्या नहीं, या उर्सुला ने क्या कहा है, क्योंकि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं वो भी गई हैं साथ में। पर हमें अभी जस्ट जैसे उन्होंने लैंड किया और क्या क्या बातें कही, ये चीज़ें हमें कहीं कहीं पता है। तो इमैनुअल मैक्रन ने कहा है कि जो रशियन एग्रेशन है यूक्रेन के प्रति, इट हैज़ डेल्ट अ ब्लो टू इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन काउंट ऑन यू मिस्टर शी जिनपिंग टू ब्रिंग बैक रशिया टू रीजन एंड एवरीवन बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। डिप्लोमेसी को आप बढ़ावा दें, पुतिन को समझाइए एंड ऑल ऑफ दैट, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं, ओके। रशियन प्रेसिडेंट, ओके। अब साथ ही में ये भी कहा है मैक्रन ने मिस्टर शी को कि आप प्लीज़ रशिया को बोलिए कि वो इंटरनेशनल रूल्स जो है एनपीटी पे, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स, उसको फॉलो करें, क्योंकि वो बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लेयन भी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी क्या बातचीत करेंगी हम आगे देखेंगे, ओके। तो और साथ में मैक्रन ने एक बहुत बड़ी बात कही है प्रेस को रेफर करते हुए। उन्होंने कहा है कि देखिए यूरोप को रेजिस्ट करना चाहिए कि वो अपना ट्रेड कम ना करे, हमें ट्रेड कम नहीं करना चाहिए चाइना के साथ, डिप्लोमेटिक टाइज को नहीं खराब करना चाहिए चाइना के साथ, यूरोप को ऐसी सारी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना चाहिए। और हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझनी चाहिए कि वेस्ट वर्सेस चाइना एक इनएस्केपेबल स्पाइरल है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब फ्रांस है, ये फ्रांस वो देश है जो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, हम इनके साथ बहुत सारे डिफेंस पैक्ट्स और डिफेंस चीज़ें अब मंगवाते हैं इनसे, ठीक है। और साथ ही में फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने अभी रिसेंटली G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट पे भी साफ बोल दिया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम फ्रांस को मना नहीं कर सकते। फ्रांस हमारे साथ तब खड़ा होता है जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपको लगेगा ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए। तो हमने फिर क्या किया, हमने डिफरेंट हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलग से एक आउटकम निकाल दिया कि उनकी क्या बातचीत है, और हमने रशिया चाइना का अलग से निकाल दिया। हम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट पे रीच नहीं कर पाए, क्योंकि फ्रांस ने साफ बोल दिया था, जो इंडोनेशिया में बाली समिट पे हमने बात कही है यूक्रेन एग्रेशन पे, रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन पे, उससे मैं एक भी इंच बज नहीं करूंगा, उससे कम वाले डॉक्यूमेंट पे मैं साइन नहीं करूंगा। तो इसीलिए फ्रांस है जो अब रशिया चाइना गए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए शी जिनपिंग ने क्या कहा है। शी जिनपिंग ने कहा है कि हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो शुड ट्रांसेंड इट, और रिस्ट्रेंट्स को भी ट्रांसेंड करना चाहिए, ओके। जैसे जो वर्ल्ड है इट गोज, और हमें एबिलिटी है कि हमें डिफरेंसेस को साइड पे रखे, एक दूसरे के साथ बात कर सके। सऊदी अरेबिया ईरान रीच अग्रीमेंट ऑन जॉइंट प्लान। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान, जिनके बीच में हम जानते हैं कि एक
अग्रीमेंट साइन हुआ है इतने सालों की राइवलरी के बाद। ऐसा नहीं है कि राइवलरी खत्म हो गई है, वो तो है अभी भी, बट स्टिल एक दूसरे की कंट्रीज में अब एम्बेसीज को एस्टैब्लिश करेंगे। उस पर प्लान आ गया है कि एम्बेसीज जो कैपिटल में है वो तो एस्टैब्लिश होगी ही एक दूसरे की कंट्री में, पर साथ ही में 2 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज होंगे 2 अलग अलग मेजर सिटीज में। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।